बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट सेशन ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल बता दिया था। मैं अगर प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा 2 मिनट में रिकॉल करूं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। दो चीजें हो रही थी, एक बार इलेक्ट्रिक करंट आप पास करा रहे थे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, और दूसरा केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। इसी पे दो टाइप के सेल हम लोगों को पढ़ना था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर तीसरा था कंडक्टेंस ऑफ द सेल। 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था। ये वो सेल है जिस स्पॉन्टेनियसली होता है, डेल्टा जी निगेटिव होगा, ड्राइविंग फोर्स केमिकल रिएक्शन था और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से करंट मिल रहा था। फिर इसमें हम लोग जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो एक रिडॉक्स रिएक्शन था। केस में जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन था। और वो रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन था। ऑक्सीडेशन एक अलग कंपार्टमेंट में हो रहा था, रिडक्शन एक अलग कंपार्टमेंट हो रहा था। जब दोनों को इलेक्ट्रोड को अगर एक कंडक्टिंग वायर से हम ऐड कर इलेक्ट्रोड को अगर किसी कंडक्टिंग वायर से हम ऐड कर रहे थे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड हो रहा था, क्योंकि इस सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज था, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था। एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ क्या होगा, करंट होगा। थोड़ा बहुत और मैंने कहा था कि इस केस में जब ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक जो इलेक्ट्रोड के जिंक थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ करके जिंक एक्वस सॉल्यूशन में आ रहे थे। और सिमिलरली कॉपर एक्वस जो सॉल्यूशन के कॉपर थे वो इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन करके कॉपर मेटल के फॉर्म में आ रहे थे। इधर जो रिएक्शन हो रहा था, एक्वस जो कॉपर आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में आ रहे थे, और इधर जो जिंक सॉलिड जो इलेक्ट्रोड के थे वो आयंस में आ रहे थे। और इस केस में जो एनोड निगेटिवली चार्ज हो रहा था, ये कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था। इस केस में सॉल्यूशन में Zn आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज था, और इस केस में सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज था। इतना तक हम लोगों ने बात की थी, इतनी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे की थी। आइए इसी पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर जैसे ही आफ्टर सम टाइम जिंक का ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जा रहा था और इस टाइम कॉपर का रिडक्शन स्टॉप हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, सॉल्यूशन इतना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा कि और फर्दर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, जिससे फर्दर कॉपर ऑक्सीड रिड्यूस नहीं हो रहा था। क्योंकि ये बाहर इतने ज्यादा सल्फेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगे कि ये कॉपर आयन को जाने ही नहीं देगा, और इलेक्ट्रोड इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है कि फर्दर ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को देगा ही नहीं। तो फिर इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दिया, जिससे हुआ क्या कि इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज निगेटिवली एक्यूमुलेट थे, यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट थे, वो दोनों क्या हो गए, मिनिमाइज हो गए, और फिर फ्लो ऑफ करंट हुआ। लेकिन जो सॉल्यूशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन और इधर जो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इधर जो सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इधर जो सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, उस पे क्या बातें होगी, हम लोग इस पे काम करते हैं। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज डाला था टू मिनिमाइज बैरियर पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसी को आज हम लोग पढ़ते हैं। कल थोड़ा हम लोग देखा था कि सॉल्ट ब्रिज में कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, सॉल्ट ब्रिज में कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएन को हमने डाला। ये केसीएन क्या करेगा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज करेंगे तो ये टूटेंगे Cn माइनस में एंड K प्लस में। तो जो कैटायन है ये कैथोड हाफ शेल की तरफ आएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली उसको मिनिमाइज करेगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये निगेटिवली उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, फंक्शन क्या है, कैसा सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए। दूसरा, इस जिंक की जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और इस कॉपर इलेक्ट्रोड को जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी मेटल का कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने की टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इसी की बेस पे आते हैं। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग डाला सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। किसी भी गैल्वेनिक सेल सर्किट में सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो हमने डाला आज के टॉपिक में जो पढ़ना है सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इट्स इंपोर्टेंस। अब ध्यान से देखना, 2 चीजें होनी चाहिए। सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली काम क्या है कि इस सर्किट को कंप्लीट करना।
इस सर्किट को क्या करना, कंप्लीट करना, ताकि सेल कंटिन्यूअसली काम करे और जैसे ही सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट आयन कंज्यूम हो जाएंगे आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज को एक्सचेंज करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज को बदलना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रेजेंट आयन है साइनाइड Cn माइनस आयन और K प्लस आयन पोटेशियम जो कैटायन और एनायन है, दोनों का सबसे पहली चीज आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि तभी ये दोनों हाफ सेल, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, दोनों सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज होंगे ताकि आपका सेल की एफिशिएंसी अच्छी हो। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जो आयन सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए ताकि सेम स्पीड से ये एनायन इधर आई एनोड हाफ सेल की तरफ और कैटायन कैथोड हाफ सेल की तरफ आए और इस सॉल्यूशन में जो बैरियर पोटेंशियल है उसको मिनिमाइज करे ताकि दोनों सॉल्यूशन सेम टाइम न्यूट्रलाइज हो जाए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इस सॉल्ट ब्रिज में जो आयन है वो इनर्ट नेचर का होना चाहिए ताकि ना तो ये इलेक्ट्रोड से कंबाइन करे ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करे। सिर्फ इसका काम है कि इस सॉल्यूशन में जो आयन की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया है, जो काफी ज्यादा ये पॉजिटिव आयन आ गया है और काफी ज्यादा नेगेटिव आयन है, उसको न्यूट्रलाइज करे। मतलब जितने पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं उतने नेगेटिव आयन इधर आए, ये किसी से रिएक्ट ना करे ताकि ये बैटरी क्या करे, काम करता रहे। तो पहला सॉल्ट ब्रिज में जो प्रेजेंट आयन है वो इनर्ट नेचर की होनी चाहिए। सॉल्ट ब्रिज इस सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तीसरी बात अगर करें कि इसकी आयनिक मोबिलिटी की हम लोग बात करें तो दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। आपसे पूछ दे अमॉन्ग द ऑल कैटायन किस कैटायन की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है H प्लस की, और अमॉन्ग ऑल द एनायन OH माइनस हैविंग हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। तो आपके मन में आएगा कि आयनिक मोबिलिटी क्या है? कोई भी आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में। आप डिफिनेशन चाहो तो लिख लो, मैं बोल देता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन पर यूनिट टाइम इन ए पोटेंशियल डिफरेंस हैविंग इन ए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी आयन को अगर 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखो, किसी भी आयन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, उसमें वो कितना स्पीड पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहा है उसी को आयनिक मोबिलिटी बोलती है। मतलब फ्लो ऑफ आयन कितना फास्ट हो रहा है, और जिस आयन का फ्लो जितना ज्यादा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो पहला मैंने लिखा है इट इज इन्वर्टेड। अब हाउ सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। मैंने लिखा है इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब in which inert electrode like KCl KNO3 ammonium nitrate, like KCl KNO3 ammonium nitrate etc in अगर पाउडर मतलब सेमी सॉलिड फ्लूइड में जैसा होना चाहिए ताकि आयन मूव भी करे। KCl KNO3 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 एक्सेट्रा इन अगर पाउडर इन लिक्विड स्टेट सो दैट आयन कैन मूव इजिली, ताकि आयन क्या करे, इजिली मूव करे। फिर बात आती है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन कई बार आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मिलेगा। पहला इस सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इट कंप्लीट द सर्किट बाय फ्लो मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैंने लिखा है इट मिनिमाइज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और तीसरा इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप ध्यान से देखना कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या। अगर दो फ्लूइड जिसमें चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग है तो उसके जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। समझो ये एक अगर इलेक्ट्रोड आपका कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, अलग अलग नेचर के फ्लूइड अगर है, अगर ये पॉजिटिवली है ये निगेटिवली, इसमें पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है इसमें निगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके जंक्शन बैरियर पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए भी ये यूज करते हैं। इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फिर मैं लिखा कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस आयंस को, जिस इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्ट ब्रिज में यूज करोगे। ये मैंने लिखा कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सॉल्ट ब्रिज, जिस इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्ट ब्रिज में यूज करोगे उसका क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला है आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। दोनों कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब उसका चार्ज एंड साइज सेम होना चाहिए।
The ionic mobility of cation anion should be same so that both the half shell solution neutralize simultaneously, ताकि दोनों हाफ शेल सॉल्यूशन है दोनों सेम टाइम न्यूट्रलाइज हो। इसके लिए होना क्या चाहिए, चार्ज एंड साइन ऑफ आयन शुड बी सेम, दोनों आयन का चार्ज और साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया एमोंग द कैटायन H प्लस की सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी और एमोंग द ऑल एनायन OH माइनस की सबसे ज्यादा आयनिक क्या होगी, मोबिलिटी होगी। आयनिक मोबिलिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन पर यूनिट टाइम इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक मोबिलिटी। और सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी कैटायन में H प्लस की होगी, एनायन में OH माइनस की होती है। फिर में लिखा आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जो सॉल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला था KCl, तो ये K प्लस आयन और Cl माइनस आयन ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करे ना तो इलेक्ट्रोड से कंबाइन करे, किसी से कंबाइन ना करे। मैं यही लिख रहा हूँ, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट बी रिएक्ट विथ ईच एनी अदर, शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ शेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ना तो वो किसी हाफ शेल से रिएक्ट करे, ना तो इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे, ना तो इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करे। आइए इसी का मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। एग्जांपल आप देखना, मैंने यहाँ पे जिंक लिया था, कॉपर लिया था, सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हो या इलेक्ट्रोलाइट किसी का ले लेते हो। इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया AgNO3, तो यहां से कौन सा आयन मिलेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। या तो कोई भी वो हाफ शेल जिसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सॉल्ट ब्रिज के आयन डाल दो, सॉल्ट ब्रिज में KCl डाल दो। मैं डाल देता हूं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में मैं लेता हूं KCl, ध्यान से देखना। तो KCl किस में टूटेगा, K प्लस NCl माइनस में। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड में अगर आप KCl इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज में लोगे तो होगा क्या कि जो सिल्वर है वो क्लोराइड आयन से कंबाइन करके AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। क्या करेगा, जब सिल्वर इलेक्ट्रोड को, जब अगर किसी हाफ शेल में या फुल शेल में सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उस केस में अगर KCl इलेक्ट्रोलाइट हो सॉल्ट ब्रिज में, तो Cl माइनस क्या करेगा, Ag सिल्वर के साथ कंबाइंड करके प्रेसिपिटेट देगा, मतलब उस मीडियम से ही बाहर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में सिल्वर इलेक्ट्रोड में आपसे पूछे क्या KCl आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हो, तो मैं लिखेंगे वी विल नॉट use KCl as a electrolyte in Ag सिल्वर। तो कभी भी किसी सोल्यूशन में आप सॉल्ट ब्रिज उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो आयन होने चाहिए, इन शॉर्ट समरी देखना चाहे तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली है क्या, तो एक इन्वर्टेड U-ट्यूब जैसा एक ट्यूब है जिसमें अगर सॉल्यूशन सेमी फ्लूइड में, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आपसे पूछे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो मैंने लिख दिया है KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, KCN, ये सब टाइप के क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। मतलब जो आप इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसके लिए जो सॉल्ट ब्रिज में आयन है वो इनर्ट नेचर के होने चाहिए। दूसरा ये क्या काम करता है, तो सर्किट को कंप्लीट करता है, पोटेंशियल बैरियर को मिनिमाइज करता है ताकि फ्लो ऑफ करंट हो। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में आप यूज करते हो, दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए ताकि दोनों हाफ शेल सेम टाइम में न्यूट्रलाइज हो, बोथ द हाफ शेल न्यूट्रलाइज एट सेम टाइम। तीसरी चीज ये इनर्ट नेचर का होना चाहिए। तो आई होप आपको सॉल्ट ब्रिज समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम पढ़ रहे तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। इस कंडीशन में इस एनोड हाफ शेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा है। ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रोड से कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। और इस केस में ये जो कॉपर आयन है ये सॉल्यूशन से किस में जा रहा है, इलेक्ट्रोड में जा रहा है। तो टाइम टू टाइम जिंक कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रोड मेटल से आयन में आ रहा है ना, तो जिंक का वेट कम होगा। जिंक का वेट क्या होगा,
कम होगा और यहाँ टाइम टू टाइम सॉल्यूशन का कॉपर इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ेगा। इसके बेसिस पे आपको समझ तो आ रहा है ना कि वैसे इलेक्ट्रोड जिसमें टाइम के साथ उसका वेट कम या ज्यादा हो उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड दो टाइप के होंगे, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो है जिसके वेट में कोई चेंज नहीं हो, ओनली ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का पेका, ओनली क्या करे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पास करे जिससे ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और वैसे इलेक्ट्रोड जिनका टाइम के साथ वेट कम या ज्यादा उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। आइए फ्रेश सेटिंग डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान से देखना, हमने क्या किया था, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप किया था एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया था। When zinc electrode is dipped into zinc sulfate solution and copper electrode is dipped into copper sulfate solution, दो चीजें हुई थी। टाइम के साथ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था जिससे जिंक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया था, और टाइम के साथ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ था जिससे कॉपर के इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया था। दूसरा एक और चेंज हुआ था कि टाइम के साथ जिंक का वेट कम हो रहा था क्योंकि जिंक के मेटल सॉल्यूशन में आ रहे थे, मेटल आयंस में आ रहे हैं। और कैथोड हाफ शेल की बात करोगे तो कॉपर आयन से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जा रहा था, तो कॉपर का वेट बढ़ रहा था। दो चीजें। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड आफ्टर रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन देयर इज सम सेपरेशन ऑफ चार्ज। The separation of charge due to this chemical reaction, the potential arises due to this chemical reaction, that is called as electrode potential. In case of anode half shell, it is due to oxidation, जो जिंक के साथ हुआ था, that is called as oxidation potential, and if it is due to reduction, then it is called as reduction potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी के में समझते हैं, मैं आपको लिखा हूं, मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंशियल लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड, पहले जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, दोनों न्यूट्रल था। द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, it is called as electrode potential. If it is due to oxidation, then it is called as oxidation potential OP, and if it is due to reduction, then it is called as reduction potential RP. फिर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, when any metal rod is dipped into in the solution of its own ion, किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन आयन में डाल दो, जैसे जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन में था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में था, then depending upon the magnitude of two opposite tendency, दो अपोजिट टेंडेंसी कौन कौन से है, एक अपोजिट टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा अपोजिट टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों अपोजिट टेंडेंसी है। सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, जो जिंक के साथ हो रहा था, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, कितना ज्यादा जिंक इलेक्ट्रोड आयन में जा रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, और कितना ज्यादा आयन इलेक्ट्रोड पे आ रहा है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक चीज आयन को मेटल में ला रहा है, दूसरा मेटल को आयन में ला रहा है, तो सॉल्यूशन प्रेशर इज टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू कन्वर्ट इनटू आयन, मेटल आयन टू कन्वर्ट इनटू आयन। और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करोगे तो कन्वर्ट इनटू मेटल। और तीन केस हो सकता है, या तो जो इलेक्ट्रोड लोगे उसका वेट ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कम होगा, या रिमेन सेम रहेगा। इन दैट केस वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। इन सच केसेस वेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिमेन सेम, देन इट इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब हम लोग इसी के बेसिस पे एनोड एंड कैथोड डिसाइड करेंगे। एनोड के केस में क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा था, तो डेट मींस जिंक का सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग होगा, एंड कॉपर आयन टू मेटल में आ रहा है, देखो ना, कन्वर्ट आयन टू मेटल,
तो उसका क्या ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वैसे इलेक्ट्रोड जिनका वेट कम हो रहा है, जिनका वेट कम हो रहा है, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, और उस टाइप के इलेक्ट्रोड को आप एनोड बनाओगे। वैसे इलेक्ट्रोड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब आयन मेटल में ज्यादा होगा, उसको आप क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। और जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा उसका ओपी एसपी के इक्वल होगा, वो इनर्ट नेचर के होंगे। तो 3 केस होंगे। केस 1 वेट ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा, केस 2 वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कम होगा, इसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। जितने भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड होते हैं दे आर एक्टिव इन नेचर, और जितने भी वेट रिमेन सेम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसमें प्लेटिनम आता है। एक एक करके हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो आइए 3 अलग अलग केस में हम लोग पढ़ते हैं। मैंने पहला केस लिया, केस 1 व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, मेटल को आयन में ले जाना। अगर मेटल आयन में जा रहा है तो आपको कहानी जिंक जैसी दिख रही है, जिंक इलेक्ट्रोड टू जिंक कहां जा रहा था, सॉल्यूशन में। मतलब मेटल आयन में जा रहा है, ये कोई मेटल है, ये जाएगा M+N इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये मेट सॉलिड है, सॉलिड से कहां जाएगा, आयंस। यही मैंने लिखा है। इन दिस केस मेटल हैज हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयन, metal has high tendency to convert into iron, so that weight of rod decreases, and this type of electrode is called as anode. This type of electrode is called as anode. अगर ये anode है तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, कि मेटल आयंस में जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये इनटू इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड है वो निगेटिवली चार्ज होगा, और जो सॉल्यूशन है इस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो आप चाहते हो कि कोई मॉडल जिसका आप एनोड बनाओ तो उसका एसपी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ओपी। अगर मैं केस इसका 2 लूं तो क्या होगा, OP ग्रेटर देन SP। OP क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल। इस केस में जो मेटल आयन की टेंडेंसी है वो आयन से सॉलिड जाने की ज्यादा है, टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल्स। तो इस केस में क्या होगा, आयन कहां जा रहा है, मेटल में। तो इसका इक्वेशन लिखोगे तो ये M+N है, ये N इलेक्ट्रॉन लेकर के M सॉलिड में जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और ये सॉल्यूशन से जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है क्या होगा, बढ़ेगा, और वेट ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, फ्रॉम इलेक्ट्रोड से। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो सॉल्यूशन है ये आपका नेगेटिवली चार्ज। समझे। अगर मैं केस 3 की बात करूं तो जो केस 3 होगा, इस केस का क्या होगा, OP इक्वल टू SP। जितना ज्यादा आयन मेटल में जाएगा उतना ही ज्यादा मेटल आयन में आ जाएगा। इस केस में वेट ऑफ रॉड क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा, वेट ऑफ रॉड कांस्टेंट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोड ओनली फ्लो ऑफ करंट अलाउ करेगा, ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर एग्जांपल लिखूं तो ग्रेफाइट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये सब किस टाइप के इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इन शॉर्ट अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर समरी करना पड़े तो देखना, जब हम लोग गैल्वेनिक्स में पढ़े तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था। एक इलेक्ट्रोड
जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था उस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था उस पे पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द चार्ज डेवलप ऑन द इलेक्ट्रोड that is called as electrode potential. If it is due to oxidation, then it is called as oxidation potential, and if it is due to reduction, then it is called as reduction potential. इन शॉर्ट अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो जब भी किसी मेटल आयन को उसी के सॉल्यूशन में डालोगे तो दो चीज होगा, या तो वेट कम होगा या ज्यादा होगा, या कुछ नहीं होगा। अगर वेट कम या ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, और वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। वेट कम किसका होगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस केस में इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रोड जिसका आप एनोड ले रहे हो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, उस पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे जो चार्ज डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आइए मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट देता हूं, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगी। समझने के बाद मैं आपको रिकॉल कराता हूं एक फाइनल अपने लैंग्वेज में जो समझा उसके बेसिस में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करें तो मैंने कहा इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे जिंक फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के रुक गया था, जिंक इलेक्ट्रोड पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ था, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ था, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया था और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, और फर्दर जिंक का ऑक्सीडेशन रुक गया था। कैथोड ऑप्शन की बात करोगे तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया था, फिर फर्दर कॉपर का रिडक्शन रुक गया था। तब उस पोटेंशियल बैरियर को मिनिमाइज करने के लिए हमने उसको एक कंडक्टिंग वायर से ऐड किया था, जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल बैरियर को मिनिमाइज कर रहा था, और सॉल्यूशन के पोटेंशियल बैरियर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया था। मैंने ये लिखा था इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज सम सेपरेशन ऑफ चार्ज, कुछ चार्ज सेपरेट हो रहे थे, एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, और इस चार्ज के आने से सेपरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको समझ में आ गया कि जिंक के ऑक्सीडेशन पे नेगेटिवली चार्ज आ रहा था, कॉपर के रिडक्शन से पॉजिटिवली चार्ज आ रहा था, और उस चार्ज के डेवलप होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। If it is due to oxidation, then it is known as oxidation potential. बाद में हम लोग इसको OP बोलेंगे, and if it is due to reduction, then it is known as reduction potential. बाद में इसको RP बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो OP for oxidation potential, RP for reduction potential। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, कॉपर रिड्यूस हो रहा था तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। फिर माइंड में एक चीज आती है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करता है। तो अलग अलग एलिमेंट का अपना अलग अलग रिएक्टिंग होगा, रिएक्टिविटी होगा, कंबाइंड करने की टेंडेंसी होगी। जैसे जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अलग होगी, मतलब हर इलेक्ट्रॉन की आनेसिंग एनर्जी अलग अलग होती है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा? तो मैंने पहले लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, मतलब सॉल्यूशन में पहले ही से Zn+2 के आयन ज्यादा होंगे, तो फर्दर इलेक्ट्रोड से Zn+2 नहीं आने देंगे। तो एक जो सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब इसी को बोल सकता हूँ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नेचर ऑफ मेटल, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नेचर ऑफ मेटल, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, किस प्रेशर पे करा रहे हो, किस टेम्परेचर पे करा रहे हो, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसी फैक्टर में से एक फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहा है, जो है कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कितना ज्यादा कंसंट्रेट चेंज करने से कितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और किस टेम्परेचर चेंज करने से कितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसी को हम लोग पढ़ते हैं नास्ट इक्वेशन में। इसी को हम लोग पढ़ते हैं नास्ट इक्वेशन में। कई लोगों का ऐसे मानना होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब नास्ट इक्वेशन समझ में आना।
नस्ट इक्वेशन इसका एक पार्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसका एक पार्ट है। मतलब समझ में तो आ गया नस्ट इक्वेशन से कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज करोगे तो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ कि इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया। क्यों निगेटिवली, क्यों पॉजिटिवली, सॉल्यूशन में क्यों पॉजिटिव, सॉल्यूशन में क्यों निगेटिव, सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस, एंड दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी की बेसिस पे देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आई होप बाकी लेक्चर के जैसे ये लेक्चर भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो नस्ट इक्वेशन पे आएगा। 80 to 95% चांसेस है कि वो इक्वेशन क्या होगा, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड होगा, और इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। अब तो हम लोगों ने टाइप ऑफ सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो नस्ट इक्वेशन है उसके बेसिस पे कितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग बात करेंगे, फिर पूरे सेल के लिए देखेंगे, फिर एनोड हाफ सेल के लिए अलग से देखेंगे, कैथोड हाफ सेल के लिए अलग से देखेंगे। तो ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप लेक्चर जरूर देखिएगा, आप काफी अच्छे से मन से पढ़े और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।